आगे जो आपका डाउट का क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग कर रहे थे आपका जो दिया हुआ था बुक में बहुवैकल्पिक प्रश्न अति कोश है, ठीक है, जब का पेज नंबर 142 का भी हम करा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ के उसका हम डिस्कशन यहाँ पर करा दे रहे हैं, आप लोगों के पास बुक होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर जो 37 नंबर क्वेश्चन है ये डाउट का पूछा गया है। तो 37 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों में कौन कथन सही नहीं है। मतलब कि यहाँ पर आपको 4 कथन दिया गया है और आपको बताना है कि चारों कथन में से सही नहीं है। तो सही नहीं है इसका मतलब क्या होगा कि वो गलत होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें इस तरह का स्टेटमेंट में आपको क्या रहा है कि 3 स्टेटमेंट आपका क्या होगा सही होगा और एक स्टेटमेंट आपका क्या होगा गलत होगा। तो पहला जो आपका यहाँ पर ऑप्शन है वो आपको दिया है कि पोटेशियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर एक अविलेय सफ़ेद अपक्षेप बनता है। तो यह कथन आपका क्या है सही है, ठीक है ना, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड का विलयन और सिल्वर नाइट्रेट का विलयन का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर उभय विस्थापन अभिक्रिया होता है, जिसके कारण क्या होता है अविलेय सफ़ेद अपक्षेप आपका बनता है। तो यह आपका जो ऑप्शन क्या है ये आपका जो कथन है ये सही है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर ढूंढना है गलत, इसलिए आपका ऑप्शन ये नहीं होगा। बी में आपको दिया हुआ है सिल्वर धातु के एक टुकड़े को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो हम जानते हैं कि सिल्वर जो आपका होता है क्या होता है हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होता है, मतलब कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में बहुत नीचे आता है। तो यह क्या करता है कि अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है। अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करने के कारण ये आपका क्या होता है कि इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपका सिल्वर जो होता है कम क्रियाशील होता है, ठीक है। अगला जो आपका है ग नंबर में आपका कि जल का वैद्युत अपघटन करने पर H+ मतलब कि हाइड्रोजन आयन और OH- मतलब कि हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं। तो नहीं, जब जल का वैद्युत अपघटन हम कराते हैं तो क्या होता है हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका ये जो है स्टेटमेंट क्या है गलत है और आपको यहाँ पर दिया होता है कि गलत ही चुना है। तो आपको यहाँ पर क्या है ग आपका ऑप्शन जो है मतलब कि सी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और चौथा जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ था वो आपका क्या है H2S मतलब कि आपका हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड और Cl2 ये आपका क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर सल्फर पृथक होता है। तो हाँ यहाँ पर क्या होगा सल्फर आपका पृथक हो जाएगा और साथ में क्या बनेगा HCl बनता है। तो ये आपका ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर ग हो जाएगा, ठीक है। अगला जो आपका डाउट का क्वेश्चन है वो आपका है 41 नंबर है एल्युमिनियम के एक साफ पत्थर को मतलब कि एक फाइल हम उसका लेते हैं। तो पत्थर को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाया गया है। जिंक सल्फेट जो आपका होता है उसके सोल्यूशन में इसको क्या किया गया है एल्युमिनियम को डुबाया गया है। करीब 20 मिनट के पश्चात मतलब कि 20 मिनट के बाद पत्थर को विलयन में से बाहर निकालने पर जब हम एल्युमिनियम के पत्थर को क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो इस पर चमकीले धूसर रंग की परत जमी होती है। इससे क्या पता चलता है आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब एल्युमिनियम का हम रिएक्शन कराते हैं जिंक सल्फेट के विलयन से तो हम जानते हैं कि एल्युमिनियम जो होता है आपका क्या होता है एल्युमिनियम जो आपका होता है जिंक से क्या होता है ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जिंक को विस्थापित करता है और यहाँ पर बन जाता है आपका एल्युमिनियम सल्फेट। तो यहाँ पर इससे ये पता चलता है कि एल्युमिनियम जिंक की तुलना में क्या होता है अधिक क्रियाशील होता है। एल्युमिनियम जो आपका होता है जिंक की तुलना में क्या होता है जिंक माने आपका हो गया जस्ता, जिससे क्या होता है अधिक क्रियाशील होता है। इसलिए यह जिंक सल्फेट में से जिंक को क्या करता है विस्थापित कर देता है और ये आपका विस्थापन अभिक्रिया होता है। एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया बोल सकते हैं, ठीक है। अगला जो आपका डाउट का क्वेश्चन है वो 43 नंबर है निम्नलिखित में कौन रासायनिक अभिक्रिया है। मैंने आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया इसमें से कौन है। 4 आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ। पहला आपका है एक गैस सिलेंडर में उच्च दाब पर नाइट्रोजन गैस का भंडारण। मैंने एक गैस सिलेंडर में मैंने कोई एक गैस सिलेंडर जैसे हम लोग LPG यूज करते हैं तो आपका क्या होता है लाल का एक सिलेंडर होता है, ठीक ना, या ब्लू का भी होता है। तो एक गैस सिलेंडर में उच्च दाब पर नाइट्रोजन गैस का भंडारण क्या हो रहा है नाइट्रोजन गैस का भंडारण। तो नाइट्रोजन गैस का भंडारण, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर जो हम LPG यूज करें उसके बारे में यहाँ पर नहीं कह रहा है कि यहाँ पर नाइट्रोजन गैस का जो भंडारण हम लोग करते हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो गैस सिलेंडर में अगर उच्च दाब पर हम नाइट्रोजन गैस को रखें या ऑक्सीजन गैस को रखें या कोई दूसरे गैस को रखें तो ये आपका कोई आपका क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ही होगा, उसका गुण आपको नहीं बदलता है। आपको रासायनिक अभिक्रिया का पता होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि जो आपका जो प्रतिफल का गुण होता है क्या होता है आपका अभिकारक के गुण से क्या होता है बिल्कुल भिन्न होता है। तो इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें सिर्फ क्या होगा अवस्था में परिवर्तन होगा। जैसे हम आपको बताए थे कि जैसे ऑक्सीजन गैस होता है तो ऑक्सीजन गैस को अगर हम बहुत ही हाईली कंप्रेस करेंगे तो आपका क्या होता है लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा। दूसरा आपको दिया है कि एक प्याले में पेट्रोल को खुली वायु में रखा जाना। तो प्याले को अगर हम पेट्रोल में रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा पेट्रोल आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा पूरी तरह से वाष्पित हो जाएगा, पूरी तरह से पेट्रोल आपका क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्या है रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि पेट्रोल को हम जला रहे हैं। पेट्रोल का अगर जलाना यहाँ पर लिखा रहता है तो आपका क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया होता।
अगला आपका है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवीभूत करना। तो किसी भी गैस को, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही नहीं, किसी भी गैस को अगर हम द्रवीभूत करते हैं, मतलब कि इसको लिक्विड स्टेट में अगर हम चेंज करते हैं, मतलब गैसियस स्टेट से अगर हम लिक्विड स्टेट में चेंज करते हैं, या मान लीजिए कोई स्टेट से हम, अब जैसे मान लीजिए अगर हम बोलेंगे कि आइस को हम चेंज कर दिए क्या चीज़ में, वाटर में कर दिए, या उससे हम कर दिए वाटर वेपर में, ठीक ना। तो ये आपका फिजिकल सिर्फ चेंज होता है, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है और ये आपका रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है, ठीक है। डी में जो आपको दिया हुआ ऑप्शन वो आपका है कि तांबे की एक तार को उच्च ताप पर वायु में गर्म करना। तो जब हम तांबे की तार को वायु में उच्च ताप पर गर्म करेंगे, ठीक है, तो आपका बनता है कॉपर ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड बनता है और यह काले रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? काले रंग का हो जाता है, ठीक है। अगला जो आपका है 44 नंबर डाउट है क्वेश्चन का, निम्नलिखित में किस युग्म के बीच विस्थापन अभिक्रिया होगी। युग्म मतलब कि यहाँ पर दो आपको दिया हुआ है ना, दो आपका अभिकारक कह सकते हैं कि दिया हुआ है, आपको बताना है किसमें कौन सा, किसमें विस्थापन अभिक्रिया होगा, ठीक है ना। तो ऐसे दिया हुआ है कि NaCl का विलयन और कॉपर धातु का विलयन। तो देखिए NaCl का विलयन और कॉपर धातु यहाँ पर लिखा हुआ है। तो NaCl आपका हो गया सोडियम क्लोराइड हो गया और कॉपर आपका हो गया, ठीक है ना। कॉपर आपका जिसको तांबा कहते हैं। तो यहाँ पर यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया के लिए यह जरूरी होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया लिखा होता है। यहाँ पर दो तरह का कंडीशन हो सकता है। एक मिनट, हाँ क्वेश्चन आपका था यहाँ पर। तो यहाँ पर NaCl का विलयन बता रहे थे विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन सिर्फ अभिक्रिया यहाँ पर लिखा है। तो दो तरह का यहाँ पर कंडीशन हो सकता है कि वह विस्थापन भी हो सकता है, मतलब कि द्वि विस्थापन अभिक्रिया भी हो सकता है, या एकल विस्थापन भी अभिक्रिया हो सकता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है NaCl का विलयन और कॉपर धातु लिखा हुआ है। तो NaCl का विलयन और कॉपर धातु यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि जो कॉपर आपका होता है सोडियम से क्या होता है, कम क्रियाशील होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि सोडियम जो आपका होता है क्या होता है, कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, जिसके वजह से यहाँ पर कॉपर जो है यहाँ पर सोडियम क्लोराइड से सोडियम को विस्थापित नहीं कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा, ठीक है। मैंने विस्थापन अभिक्रिया के लिए यह जरूरी है कि कोई आपका एक धातु होना चाहिए, जो कोई आपका धातु या कोई एक तत्व ऐसा होना चाहिए जो क्या होना चाहिए, एक से ज़्यादा क्रियाशील होना चाहिए, तब वो उस यौगिक में से क्या करता है, उस तत्व को डिस्प्लेस करता है, मतलब कि उस तत्व उस यौगिक में से क्या करता है, उसको विस्थापित करता है। तो इसलिए इसमें नहीं होगा। सेकेंड आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया है कि MgCl2 जो आपका क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड है का विलयन और एल्युमिनियम धातु। तो मैग्नीशियम जो होता है वही आपका क्या होता है, एल्युमिनियम से अधिक क्रियाशील होता है, जिसके वजह से एल्युमिनियम यहाँ पर मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर भी विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा। आपका आगे दिया हुआ FeSO4 का विलयन और सिल्वर धातु। क्या दिया हुआ है, FeSO4 का विलयन और सिल्वर धातु। तो यहाँ भी आपका कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका फेरस जो आपका होता है, मतलब कि जो आपका लोहा होता है, सिल्वर से क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भी ये रिएक्शन नहीं होगा। अगला आपका जो डी नंबर ऑप्शन दिया है कि AgNO3 का विलयन और कॉपर धातु। तो हाँ यहाँ पर दिया AgNO3 जो आपका हो गया क्या, हाँ एक बात AgNO3 से एक बात याद आया कि कल जो हम आपको बताए थे सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट का जो आपका होता है सूत्र AgNO3 होता है। कल हम गलती से वहाँ पर AgNO3 का होल ट्वाइस लिख दिए थे, तो उसका आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। वही जब कॉपर नाइट्रेट का हमको लिखना होता है तो हम लिखते हैं CuNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो उसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है AgNO3 का विलयन और कॉपर धातु। तो AgNO3 मतलब हो गया आपका सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर धातु। तो हमको पता है कि कॉपर जो होता है सिल्वर से क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। कॉपर जो होता है आपका क्या होता है, सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, सिल्वर आपका विस्थापित हो जाएगा और यहाँ पर आपका बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, ठीक है। तो आपका विस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर डी में होगा, जो आपका है AgNO3 का विलयन और कॉपर धातु, ठीक है। अगला जो आपका डाउट है यहाँ पर अभिक्रिया Fe2O3। अभिक्रिया आपका है Fe2O3 जो आपका फेरिक ऑक्साइड है प्लस में 3CO माने कार्बन मोनोऑक्साइड है। यहाँ पर बन रहा है आपका Fe और यहाँ पर CO2 में आपको बताना है कि अब कारक कौन होगा। इसको थोड़ा सा लिख के हम बताते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है Fe2O3, ये आपका क्वेश्चन नंबर है कितना, 46 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है Fe2O3 प्लस में लिखा हुआ है 3CO और यहाँ पर बन क्या रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है 2Fe और प्लस में यहाँ पर बन रहा है 3CO2। तो आपको इसमें बताना है कि अब कारक कौन होगा, बताना है कि अब कारक कौन होगा। तो हम आपको बताए थे कि अब कारक को हम कैसे पहचानते हैं। तो रिएक्शन में जिसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, वो आपका क्या होगा, अब कारक होगा। रिएक्शन में जिसका क्या होगा, अवकरण होगा, उसको हम क्या बोलते हैं,
जिसका अवकरण होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये Fe2O3 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि Fe2O3 आपका चेंज हो गया Fe, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन का हटना आपका क्या कहलाता है, तो ऑक्सीजन का हटना आपका कहलाता है अवकरण अभिक्रिया। तो इसका अवकरण हो रहा है Fe2O3 का अवकरण हो रहा है, जिसके चलते ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑक्सीकारक, मतलब कि आपका हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बच गया आपका CO, तो CO आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, मतलब कि आपका क्या हो जाएगा अवकारक। अवकारक क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर CO है, इसके साथ ऑक्सीजन यहाँ से हट करके यहाँ पर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है CO2। मैंने इसके पास पहले एक ही ऑक्सीजन था, यहाँ पर अब ऑक्सीजन एक बढ़ गया, मैंने ऑक्सीजन इसके साथ क्या हो गया, जुड़ गया। तो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, मतलब इसका क्या हुआ है, तो इसका हुआ ऑक्सीकरण। और जिसका अभिक्रिया में ऑक्सीकरण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं अवकारक, जिसके चलते ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अवकारक। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जो आपका दिया हुआ है CO। ठीक है, आगे आपका जो है एक 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धातुओं में कौन कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में धातुओं में कौन कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है। तो कॉपर को विस्थापित करने के लिए आपको चाहिए कि जो कॉपर से जो अधिक क्रियाशील होगा वही कॉपर को क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है, और जो कॉपर से कम क्रियाशील होता है वो कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ Ca कैल्शियम हो गया, Fe आपका आयरन हो गया, Al आपका क्या हो गया एल्युमिनियम। तो ये तीनों धातु जो होता है क्या होता है, कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, जिसके चलते ये क्या कर देगा, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो Au है जो आपका क्या होता है, गोल्ड होता है, क्या होता है, गोल्ड, मतलब कि सोना का ये आपका है। तो ये सोना जो होता है क्या करता है, ये होता है कॉपर से कम क्रियाशील। तो कॉपर से कम क्रियाशील होगा, मतलब कि ये कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती है, तो यहाँ पर Au जो होगा आपका कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है। तो इस तरह से यह जो आपका था डाउट का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप में जो आपका क्वेश्चन था ये आपका हो गया खत्म। ठीक है, आगे देखते हैं डाउट के क्वेश्चन को। तो अगला जो डाउट का क्वेश्चन है वो आपका है पेज नंबर 18 का है। इस बुक में पेज नंबर 18 दिया हुआ है, किसी बुक में एडिशन चेंज होने पर पेज नंबर पर भी डिफरेंस हो सकता है, तो किसी किसी में पेज नंबर आगे पीछे हो सकता है। और यह जो टाइप है आपका लघुत्तरीय प्रश्न का है, लघुत्तरीय प्रश्न का। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका है 13 नंबर क्वेश्चन। अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखें। मतलब कि आपको यहाँ पर 2-3 आपको समीकरण दिया गया है, उसके लिए आपको क्या करना है कि संतुलित समीकरण लिखना है, जिसका आपको स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। तो 13 का जो पहला आपको स्टेटमेंट दिया गया है वो आपका दिया हुआ है यहाँ पर क्या कि पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर। तो हम जानते हैं कि पोटेशियम क्लोरेट आपका क्या होता है, तो पोटेशियम क्लोरेट आपका होता है KClO3। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। तो इसका आपको क्या करना है, एक केमिकल इक्वेशन लिखना है जो आपका क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं KClO3 आपका हो गया पोटेशियम क्लोरेट हो गया, वो यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है ना। और इसको हम गर्म कर रहे हैं तो ये आपका हो गया डेल्टा का सिंबल हो गया, जो आपका यहाँ पर डिनोट करता है कि इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो इसको गर्म करने पर यहाँ पर क्या बनता है, तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है, जो आपका हो गया KCl। ठीक है, और साथ में आपका क्या होता है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पर हो गया O2। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको आपको बैलेंस करना है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2, यहाँ पर हम लगा देंगे 2 और यहाँ पर लगा देंगे 3। तो इस तरह से आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 13 के पहला का आंसर। ठीक ना, आपको क्या करना है कि केमिकल इक्वेशन लिखना है, ठीक ना, जो आपको स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग, और वो आपका क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, सेकंड जो आपको इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, तो ये आपका होता है NaOH, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। तो ये आपका NaOH हो गया। ठीक है, और सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल आपका होता है H2SO4, जिसको हम हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। ठीक है, जब इस दोनों का हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है यहाँ पर सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट आपका हो जाएगा यहाँ पर Na2SO4, ये आपका हो गया सोडियम सल्फेट हो गया। और साथ में आपका क्या है, तो जल बनता है, तो जल यहाँ पर हो जाएगा H2O। अब इसको आपको बैलेंस करना है, H2O, इसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगा दीजिएगा 2, ठीक है, और यहाँ पर लगा दीजिए 2। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पर 2, यहाँ पर सोडियम हो गया, सोडियम यहाँ पर 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और 4, 6 हो गया, यहाँ पर 4 और 2 6 हो गया।
इस तरह से अगर हम हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, तो 4, और यहाँ पर भी आपका 2 दूना क्या हो जाएगा हाइड्रोजन 4। तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया बैलेंस हो गया, ठीक है ना। और एक चीज़ और, सल्फर आपका यहाँ पर 1 है, सल्फर यहाँ भी आपका क्या है 1 है। तीसरा जो आपका इसमें दिया हुआ है स्टेटमेंट वो आपको दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है, क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस आपका हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लस में आपका हो जाएगा CO2। जब इस दोनों का हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपका हो जाएगा CaCO3, और प्लस में आपका यहाँ पर क्या है H2O जल बनता है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं कि बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और 2 4, यहाँ पर 3 और 1 4, हाइड्रोजन यहाँ पर 2, यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन 2, कार्बन 1, कार्बन यहाँ भी 1 है, और कैल्शियम यहाँ पर 1, कैल्शियम यहाँ भी 1 है, मतलब कि ये आपका क्या है बैलेंस है ना। देखिए ये Ca लिखा है, मतलब कि ये साथ में कैल्शियम, ऐसा नहीं कि इसको कार्बन समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 13 का आपका 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिया था, तीनों का आपका ये क्या हो गया इक्वेशन यहाँ पर हो गया, ठीक है। अगला जो आपका 17 नंबर क्वेश्चन है वो आपका है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण के रूप में लिखे। तो ये भी आपका इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो साथ में ही बताते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पर पहला जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, यहाँ पर दिया है कि बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, तो बेरियम सल्फेट बनता है और साथ में क्या बनता है एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक केमिकल इक्वेशन लिखना है और उसको आपको क्या करना है बैलेंस भी करना है। तो सबसे पहले आते हैं बेरियम क्लोराइड पर। तो बेरियम क्लोराइड आपका होता है BaCl2, ये आपका हो गया बेरियम क्लोराइड, क्या हो गया बेरियम क्लोराइड। और फिर आपका है एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट आपका हो जाएगा सल्फेट तो एल्युमिनियम 3, हाँ ये आपका हो जाएगा Al2SO4 का होल थराइस, ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है तो 3 यहाँ पर आ गया, सल्फेट का 2 होता है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका हो गया एल्युमिनियम सल्फेट हो गया। जब दोनों का रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है बेरियम सल्फेट बनता है, तो यहाँ पर हो जाएगा BaSO4, ये आपका हो गया बेरियम सल्फेट, और साथ में आपका क्या बन रहा है तो एल्युमिनियम क्लोराइड, तो आपका हो जाएगा AlCl3, ठीक है। इसको आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या लगा दीजिए, यहाँ पर 3 कर दीजिए, यहाँ पर बेरियम यहाँ पर 3, तो यहाँ पर अगर 3 की जगह तो बेरियम 3 हो जाएगा। सल्फेट की अगर हम बात करेंगे तो 3 यहाँ पर हो गया, यहाँ भी आपका सल्फेट क्या हो गया सॉरी सल्फेट 3, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एल्युमिनियम आपका यहाँ पर 1 है, और एल्युमिनियम यहाँ पर आपका कितना है 2 है, और क्लोरीन आपका यहाँ पर 3 दूना 6 है यहाँ पर आपका। तो यहाँ पर अगर हम 2 लिख देते हैं तो यहाँ आपका एल्युमिनियम यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ भी एल्युमिनियम आपका 2 हो जाएगा, और क्लोरीन 3 दूना आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 6। तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। 17 का जो 2 आपका यहाँ पर दिया हुआ है वो आपका है सोडियम प्लस जल, मतलब कि सोडियम का अभिक्रिया हम किसे करा रहे हैं जल से, तो सोडियम आपका हो गया Na प्लस में आपका क्या हो गया H2O, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनता है तो लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका होता है NaOH, ठीक है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और प्लस में हाइड्रोजन, तो ये आपका हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको आपको बैलेंस करना है। तो यहाँ पर अगर हम 2 लिखते हैं तो सोडियम आपका यहाँ पर कितना हो गया 2, तो सोडियम 2 करने के लिए यहाँ भी हम 2 लगा देंगे, तो यहाँ पर भी सोडियम आपका 2 हो गया। इसके चलते हुआ क्या यहाँ पर कि ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया 2, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर है 1, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 1 है। तो यहाँ पर अगर हम 2 लगाते हैं, ठीक है, तो 2 यहाँ लगाने से आपका हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गया, तो 2 अगर यहाँ पर लगाएंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4, और हाइड्रोजन 4 सॉरी नहीं यहाँ पर 2 नहीं, हाइड्रोजन यहाँ पर अगर 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है ही, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन इधर भी है, सोडियम आपका 2 है तो सोडियम यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन यहाँ भी 2, तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया बैलेंस हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका
आपका अगला जो डाउट का क्वेश्चन है, पहले 9 नंबर को देख लेते हैं, ठीक है, जो नीचे है 9 नंबर। तो 9 नंबर में आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि आप कैसे प्रदर्शित करेंगे। प्रदर्शित करना मतलब कि आप कैसे साबित करेंगे, आप कैसे क्या करेंगे, किसी चीज़ को प्रूफ करेंगे। तो प्रदर्शित होता है किसी को प्रूफ करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। मैंने आपको पता है कि कॉपर जो होता है क्या होता है, सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है, लेकिन इसको आप कैसे एक प्रयोग के द्वारा या किसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा कैसे इसको आप क्या कीजिएगा, साबित कीजिएगा, ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। इसे प्रदर्शित करने के लिए हम कॉपर की अभिक्रिया है ना, कॉपर का तार या कॉपर का कोई चीज है ना, कॉपर धातु लेकर के, ठीक है ना, हम क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। इसे प्रदर्शित करने के लिए हम कॉपर की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से कराते हैं। और जब हम कॉपर की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से कराते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप सिल्वर विस्थापित हो जाता है। मतलब कि सिल्वर जो आपका होता है सिल्वर नाइट्रेट से क्या होता है, विस्थापित हो जाता है, ठीक है। जब यह विस्थापित हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर अधिक क्रियाशील था, जो क्या किया, सिल्वर को वहाँ से हटा दिया, मतलब कि सिल्वर को वहाँ से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो इससे यह साबित होता है, इससे यह साबित होता है या इससे यह पता चलता है कि कॉपर सिल्वर से क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। और इसका नीचे रिएक्शन हम लिख देंगे, ये आपका कॉपर हो गया, ठीक है ना। कॉपर का वायर है, कॉपर का कोई दूसरा चीज़ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये AgNO3 आपका सिल्वर नाइट्रेट है, जिसका ये विलयन है, ठीक है ना, जिसमें हम रिएक्शन कराए। तो यहाँ पर आपका बन गया कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और आपका सिल्वर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। आपका 19 नंबर क्वेश्चन था इसमें कि एक परख नली में, परख नली कहते हैं इंस्ट्रूमेंट होता है, एक कंटेनर टाइप का होता है परख नली, ठीक है ना, जो आप लैब में देख सकते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि एक परख नली में रखे लेड नाइट्रेट के विलयन में, मतलब कि एक परख नली है उसमें क्या है, लेड नाइट्रेट है, ठीक है, के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर आप क्या प्रेक्षण करेंगे, आप क्या प्रेक्षण करेंगे या इससे क्या होगा, ठीक है ना, रिएक्शन के फलस्वरूप ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब हम लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाते हैं, मतलब कि लेड नाइट्रेट का विलयन है और आपका क्या है, पोटेशियम आयोडाइड का विलयन है, जब दोनों विलयन को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो आपका बनता है लेड आयोडाइड बनता है और आपका क्या बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। तो ये आपका हो गया लेड नाइट्रेट हो गया और आपका क्या हो गया, पोटेशियम आयोडाइड, दोनों का रिएक्शन हुआ, तो यहाँ पर आपका बन गया लेड आयोडाइड और यहाँ पर आपका बन गया पोटेशियम नाइट्रेट। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आयनों का क्या हो रहा है, विनिमय हो रहा है, माने आयनों का यहाँ पर क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, उभय विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ था कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो यह अभिक्रिया आपका उभय विस्थापन होगा, या द्वि विस्थापन होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए पहले। आपका आगे का जो डाउट क्वेश्चन है वो आपका दीर्घ ये प्रश्न से है, जो आपका पेज नंबर 19 का है। पेज नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर ये है 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित किस प्रकार की अभिक्रिया है, निम्नलिखित किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो पहला जो आपको यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ आपका है क्या, शरीर में भोजन का पचना, मतलब कि पहला ऑप्शन है, मतलब कि क्वेश्चन में ही दिया होता है ना, क्वेश्चन का ही पार्ट है। तो लिखा है कि शरीर में भोजन का पचना, तो हम आपको बताते हैं कि शरीर में भोजन का जो पचना होता है आपका कैसा अभिक्रिया होता है, तो आपका होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो शरीर में भोजन का पचना आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। सेकेंड जिसमें आपको दिया हुआ है Fe + CuSO4, Fe + CuSO4, यहाँ पर बन रहा है Cu+ में FeSO4, यह कैसा अभिक्रिया है। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर फेरस है, ये आपका कॉपर सल्फेट है, तो फेरस ये कॉपर को यहाँ से क्या करता है, विस्थापित कर रहा है। तो विस्थापित कर रहा है मतलब कि आपका कैसा अभिक्रिया हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, या कह सकते हैं कि एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तीसरा जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस हो गया, प्लस में आपका हो गया 2HCl, और उसके बाद यहाँ पर आपका बन रहा है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, और आपका हो गया 2H2, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है, सॉरी थोड़ा सा Ca, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये कॉपर कैल्शियम जो किसके साथ जुड़ गया, क्लोरीन के साथ, ठीक है, मतलब कि यह जो इसका धनायन है इसके ऋणायन के साथ जुड़ गया, और इसका जो धनायन है उसके साथ ये इसका ऋणायन जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना HOH, मतलब कि आपका हो गया यहाँ पर जल, और ये आपका क्या हो गया कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आयनों का विस्थापन, आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, जिसके चलते आपका कैसा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा उभय विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। ये आपका होगा उभय विस्थापन अभिक्रिया। 4 नंबर में जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है वो आपका है
CuO प्लस में आपको लिखा हुआ है यहाँ पर H2 और यहाँ पर लिखा हुआ है Cu प्लस में लिखा हुआ है H2O। मतलब कि यहाँ पर आपका क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है प्लस में क्यूप्रस ऑक्साइड है आपका, क्या है, एक मिनट, कॉपर, ये आपका है क्यूप्रिक ऑक्साइड है, क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो ये आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड है और ये आपका क्या है, H2 है, क्या है, H2 है। तो जब ये दोनों का हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर आपका बनता है कॉपर और यहाँ पर बनता है आपका जल। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पर कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। हाइड्रोजन जो है यहाँ पर कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो ये आपका कैसा अभिक्रिया हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। और एक बात और यहाँ पर कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड से यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है। क्यूप्रिक ऑक्साइड से यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है, ठीक है। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, तो इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं नहीं, मतलब कि रेडॉक्स अभिक्रिया भी है, ठीक ना। और हम बताए थे कि कुछ जरूरी नहीं कि एक आपका अभिक्रिया है तो एक ही उसका नाम हो, ठीक ना, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपका रेडॉक्स अभिक्रिया भी है, ठीक है, और विस्थापन अभिक्रिया भी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, कॉपर को विस्थापित कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है, आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 में पहला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है कि जिंक क्या होता है जब, मैंने आपको बताना है कि क्या होता है जब जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है। मतलब कि जिंक धातु को अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि जिंक जो होता है क्या होता है, कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। तो जब हम जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में हम डालेंगे तो जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, जिसके फलस्वरूप आपका बन जाएगा जिंक सल्फेट और आपका यहाँ पर बन जाएगा कॉपर, आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, जब जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है तब कॉपर विस्थापित हो जाता है तथा कॉपर विस्थापित हो जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, तो आपका बन जाएगा जिंक तथा जिंक सल्फेट बनता है। इसको रिएक्शन में इस तरह से लिख सकते हैं, जिंक धातु है आपका तो ये Zn हो गया, कॉपर सल्फेट है तो आपका हो जाएगा Cu कॉपर सल्फेट, तो आपका हो जाएगा CuSO4। तो ये आपका हो जाएगा क्या, जिंक सल्फेट हो जाएगा और साथ में आपका क्या हो जाएगा, कॉपर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको इसमें लिखा हुआ है, सिल्वर धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है। तो आपको पता है कि सिल्वर धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है। तो आपको पता है कि सिल्वर जो होता है कॉपर से क्या होता है, कम अभिक्रियाशील होता है। तो यहाँ पर कोई अभिक्रिया ही नहीं होती, यहाँ पर लिखेंगे कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि सिल्वर जो होता है कॉपर से क्या होता है, कम क्रियाशील होता है, ठीक है। तीसरा जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है वो आपका लिखा है पोटेशियम आयोडाइड का विलयन, पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड आपका क्या हो गया, Ki हो गया, क्या हो गया, Ki। पोटेशियम आयोडाइड का विलयन लेड एसीटेट, क्या है, लेड एसीटेट है तो लेड आपका हो गया Pb और एसीटेट आपका हो जाएगा CH3COO का हो जाएगा यहाँ पर हॉल्ट वाइस, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया पोटेशियम आयोडाइड हो गया, ठीक है, का विलयन लेड एसीटेट के विलयन में। तो ये आपका लेड एसीटेट है, क्या है, ये आपका हो गया लेड और इसको हम पढ़ते हैं एसीटेट, क्या पढ़ते हैं, एसीटेट। तो जब दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या होगा, तो रिएक्शन के फलस्वरूप यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इसका जो आपका ऋणायन है इसके धनायन के साथ और इसका जो ऋणायन है इसके धनायन के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा क्या, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा PbI हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा, लेड आयोडाइड हो जाएगा और प्लस में आपका बन जाएगा यहाँ पर
साथ में आपका बनेगा KCH3COO। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया पोटेशियम आयोडाइड हो गया, क्या हो गया, सॉरी ये आपका हो गया पोटेशियम एसीटेट हो गया, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया लेड आयोडाइड। तो यहाँ पर आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, PBI है, यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम 2 लगा देते हैं तो यहाँ पर आपका पोटेशियम क्या हो गया 2, तो यहाँ पर भी अगर हम 2 लगाएंगे तो पोटेशियम आपका क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और आयोडीन आपका हो जाएगा 2, तो आयोडीन यहाँ पर भी 2 होगा। ठीक है, और CH3COO मैंने एसीटेट यहाँ पर 2 है, और यहाँ भी आपका क्या है एसीटेट 2। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, और PB यहाँ पर भी 1 और PB यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1। तो इसको आप लैंग्वेज में किस तरह से लिखिएगा, तो आप लिखिएगा कि जब हम पोटेशियम आयोडाइड का अभिक्रिया, या यहाँ पर क्या लिखा हुआ आपका पोटेशियम आयोडाइड का विलयन, तो यहाँ पर क्या लिखेगा आप कि जब हम पोटेशियम आयोडाइड का विलयन लेड एसीटेट के विलयन में डालते हैं तो लेड आयोडाइड बनता है, और साथ ही आपका क्या बनता है, तो साथ ही पोटेशियम एसीटेट बनता है। ठीक है, और उसके नीचे आप क्या कीजिएगा, ये रिएक्शन को लिख दीजिएगा। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को आप क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा। तो ये आपका हो गया 6 नंबर क्वेश्चन था, 6 का तीनों क्वेश्चन आपका हो गया। तो इस तरह से यह जो आपका चैप्टर था, पहला जो चैप्टर आपका था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, आपका हो गया खत्म। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे जो अम्ल भस्म एवं लवण है, जो आपका सेकंड चैप्टर है उसमें, और